नारी शक्ति से आप क्या समझते हैं? नारी शक्ति एक बहुत आज के टाइम पे बहुत पावरफुल शब्द है। कह सकते हैं कि नारी को हमने शक्तिकरण किया है और खास तौर पे मैंने प्रधानमंत्री जी को भी लेटर लिखा था। एजुकेशन उस टाइम पे हमारे जो काम आएगा जब हम मुसीबत में होंगे। ऐसी महिलाएं मैंने 4-5 ढूंढी थी जिनको अपना नाम तक लिखना नहीं आता, क्योंकि महिलाएं क्या है कि जो घर में रहती हैं, जिनकी इनकम नहीं है, वो अपने पति पे या अपने फैमिली पर निर्भर रहती। तो सेल्फ डिफेंस के साथ में एक समस्या होती है कि कई बार जो चीज छेड़खानी होती है, जो भी चीजें होती है उस टाइम पे, जैसे एक महिला नॉर्मली खड़ी है ना, तो वो सब अचानक होता है ना। अब अचानक की स्थिति में महिलाओं की साइकोलॉजिकल पावर इतनी होनी चाहिए कि वो सेल्फ डिफेंस का इस्तेमाल करें। तो अगर उनके पास में वो नहीं होगा तो लगता है कि मतलब सेल्फ डिफेंस वहाँ काम आता है। क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या समस्याएं सामने आती हैं जब ऐसे सामाजिक कार्य करते हैं? तो हेल्थ आजकल का सबसे बड़ा इशू है महिलाओं के साथ। एनजीओ के अलावा भी हमारा भारतीय जनता पार्टी में मेरा चल रहा है। चाहे हमारी सेना हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, राजनीति हो, सामाजिक हो, हर क्षेत्र में आपको महिलाएं नजर आएंगी। आज हमारी महिलाएं प्लेन भी उड़ा रही हैं, फाइटर प्लेन भी उड़ा रही हैं, ट्रेन भी चला रही हैं। नमस्कार, भारत मेरे साथ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ये है नारी शक्ति का एक और एपिसोड। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नारी शक्ति की ये सीरीज जो है वो उन सभी महिलाओं के लिए हैं जो अपने दम पे, अपने बल से कार्य कर रही हैं और समाज के लिए अच्छा कार्य कर रही हैं। पहले के कई सारे एपिसोड्स आपने देखे होंगे जिसमें लक्ष्मी गौतम जी, प्रतिभा सिंह जी और उससे पहले भी कई ऐसी शख्सियत जो है हमारे सामने प्रस्तुत हुई हैं और अपने अपने विचार और व्यवहार के साथ में दमखम से उन्होंने अपनी बात रखी है। तो कई सारे प्रश्नों के साथ में हम लोग इस सीरीज़ को चलाते हैं और ये सीरीज़ इन्हीं के लिए डेडिकेटेड है जो अपने दम पे, अपने बल पे कुछ करना चाहते हैं और कुछ कर रहे हैं। तो आज की इस एपिसोड में मेरे साथ एक खास मेहमान है, निकिता गुप्ता। निकिता गुप्ता जो है वो एक अग्रिम ट्रस्ट करके एक एनजीओ चला रही हैं जिसके अंडर वो वुमेन एम्पावरमेंट को भी जोर दे रही हैं और साथ ही कई सारी महिलाओं के साथ में मिलके बहुत सारे हैंडमेड प्रोडक्ट्स और वो कई सारे ऐसे टॉयज, सॉफ्ट टॉयज, उनकी ट्रेनिंग भी उनको देती है। साथ में हैंडमेड प्रोडक्ट्स ये लोग फिर उसको आगे सेल भी करते हैं। तो ऐसे कई सारे और कार्य भी ये कर रही हैं जो समाज से ही जुड़े हुए हैं। तो मैं सबसे पहले निकिता का स्वागत करूँगी हमारे चैनल पे और बहुत समय से हम लोग इनको बुला रहे थे इंटरव्यू के लिए। फाइनली हमने आज जो है इनको लाइन अप किया और इनके पास भी समय था और ये आ गई। तो सबसे पहले आपसे मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि नारी शक्ति हम कहते हैं, तो नारी शक्ति आप क्या समझते हो, क्या होना चाहिए? नारी शक्ति से आप क्या समझते हैं? नारी शक्ति एक बहुत आज के टाइम पे बहुत पावरफुल शब्द है। इसके बिना कोई काम नहीं हो सकता। आजकल हम देखते हैं कि नारी जो है हर क्षेत्र में वो कंधे के कंधा मिलाकर आगे चलती हैं। चाहे राजनीतिक हो, चाहे परिवार की जिम्मेदारी हो, वो हर समय अपना टाइम निकालती है। घर के काम में भी करती हैं, बाहर का भी काम करती हैं, बच्चों को भेजना है, अपने हस्बैंड को भेजना है। इसी क्रम में हमने नारी शक्ति के लिए एक शब्द हमने यूज किया है जिससे हमको कह सकते हैं कि नारी को हमने शक्तिकरण किया है। उसका हम एक शेख नाम हम नारी को दे रहे हैं। शेख के मतलब है कि सेल्फ डिफेंस, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड हेल्थ। सेल्फ डिफेंस आज के टाइम पे इतना बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका है कि हम भी ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है इसको हर स्कूल में इसको लागू करे। और ख़ास तौर पे मैंने प्रधानमंत्री जी को भी लेटर लिखा था कि सेल्फ डिफेंस को आप स्कूल में अनिवार्य किया जाए, खास तौर पे महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाएं हर जगह सुरक्षित नहीं है। क्योंकि पुलिस भी ऐसा नहीं है कि पुलिस हमारी सहयोग नहीं करती, पुलिस करती है, लेकिन हर जगह पुलिस नहीं होती। बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल में उनके साथ दुष्कर्म हो जाता है, तो माँ से वो कैसे बचे? वो सेल्फ डिफेंस इसलिए जरूरी है महिलाओं के लिए कि वो अपने आप को, अपनी रक्षा वो खुद कर सके, किसी और के भरोसे ना रहे वो। दूसरा आता है एजुकेशन। एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे। बिना एजुकेशन के कुछ नहीं होता है। मैं भी
जब मैंने अपना एनजीओ की ट्रेनिंग कर रही थी, उस टाइम मैं फील्ड वर्क में थी। तो मैंने देखा कि वहाँ पे सर्वे के लिए मैं निकल गई कि बच्चे क्यों नहीं आते हैं पढ़ने। तो उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स से बात हुई, मैंने उनसे पूछा, तो वो कहते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। मैंने कहा क्यों नहीं पढ़ना चाहती आपकी बेटी, आप मुझे रीजन बताएं। तो उनके पास इतने बहाने होते हैं कि वो एक बहाना दूसरा बहाना, वो बहाने पे बहाने मार के चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर ये 10वीं कर ले बहुत है। मैं कहा 10वीं क्यों? कहते उनको इंग्लिश नहीं आती, वो इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहती। तो मैंने कहा कि देखो इंग्लिश को कंपलसरी है, आपको 12th तक पढ़नी पड़ेगी, अगर ग्रेजुएशन भी करता है बच्चा वो करना पड़ेगा आपको। तो कहती है कि नहीं भाई हमें नौकरी नहीं करवानी, हमारे 10वीं कर ले बहुत है, हम उसकी शादी कर देंगे। तो ये बात मुझे कहीं ना कहीं पेंच हुई कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस क्षेत्र में महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए कि पेरेंट को कैसे हमको कन्वेंट करें कि भाई बच्चे के लिए क्यों जरूरी है। मैंने उनको समझाया, मैंने बहुत उनको समझाया कि ऐसा नहीं है कि बच्चा पढ़ने के बाद फिर नौकरी करे। एजुकेशन उस टाइम पे हमारे काम आएगा जब हम मुसीबत में होंगे। उनको मैंने इतना समझाया, मैं कहा मैं खुद एक MA हूँ, मैं कोई जॉब नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अभी भी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। मैं सोशल वर्कर एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मैंने कोर्स किया है। तो मैं अभी भी पढ़ रही हूँ, मैं ट्रेनिंग पे आई हूँ, मैं जॉब नहीं कर रही। आपको लग रहा है कि मैं जॉब कर रही हूँ कोई? तो उन्होंने बोला कि नहीं। तो मैं कहा ऐसा नहीं है। अब मैं कहा आप क्या चाहते हैं कि आपका बच्चा जब उसके ऊपर कोई मुसीबत है या शादी के बाद बाई चांस मान लो हस्बैंड का भी काम नहीं है, तो वो कैसे अपना घर चलाएगा? क्या आप ये चाहते हैं कि बच्चा आपका भीख मांगे, या आप ये चाहते हैं कि वो दूसरों के घर में जाए बर्तन झाड़ू पोछा करे? कहते हैं नहीं। मैं कहा एजुकेशन इसलिए जरूरी है। मैं कहा बच्चे को आप पढ़ाएं, आप उनको भेजें। तो जब मैंने अपना NGO बनाया तो सबसे पहला मेरा कैंप जो था वो सेल्फ डिफेंस का था। दूसरा हम एजुकेशन पे भी काम कर रहे थे, जो बच्चे हैं उनको भी हम पढ़ा रहे थे, जो भी आते थे। एजुकेशन का तो मेरा, जब मैं स्कूल टाइम में थी, जब से मेरा एजुकेशन पे था ध्यान, और उस टाइम पर मैंने कुछ जो अनपढ़ महिलाएं थी उनको मैंने 4-5 बच्चों को हमारा स्कूल के एक प्रोजेक्ट मिला था, तो वो मैंने किया था। ऐसी महिलाएं मैंने 4-5 ढूंढी थी जिनको अपना नाम तक लिखना नहीं आता था। उन महिलाओं को मैंने 1 साल मैंने पढ़ाया है, और वो अब वो इतना तो है कि वो अपना साइन वो खुद कर सकती हैं। वो पढ़ सकती हैं, हिंदी की बुक पढ़ सकती हैं, अपना नाम लिख सकती हैं। 1 साल के अंदर मैंने उनको एक तरीके के एडवोकेट उन लोगों को किया है। और उसके बाद हमारा आता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में महिलाओं को प्रशिक्षण हम दे रहे हैं सेल्फ डिफेंस का, क्योंकि महिलाएं क्या है कि जो घर में रहती हैं जिनकी इनकम नहीं है, वो अपने पति पे या अपने फैमिली पर निर्भर रहती हैं। हम ये चाहते हैं कि वो आत्मनिर्भर बने। अगर उनको कुछ अपना भी सामान खरीदना होता है या कुछ खरीदना होता है, मन होता है, तो वो मन मार के रह जाती है कि चलो भाई मेरा हस्बैंड कितना कमा रहा है, वो मैं पैसे को मैं बचा के रखूँ, मैं खर्च ना करूँ। इसलिए हम चाहते हैं कि महिलाएं जो हैं ट्रेनिंग लें और अपने पैरों पे खड़े होकर महिला सशक्तिकरण की ओर कदम पे कदम लेकिन बढ़ाएं। जैसे सेल्फ डिफेंस वाला पार्ट आप बोल रहे हो, तो सेल्फ डिफेंस के साथ में एक समस्या होती है कि कई बार जो चीज़ छेड़खानी होती है, जो भी चीज़ें होती है, उस टाइम पे जैसे एक महिला नॉर्मली खड़ी है ना, तो वो सब अचानक होता है ना। अब अचानक की स्थिति में महिलाओं की साइकोलॉजिकल पावर इतनी होनी चाहिए कि वो सेल्फ डिफेंस का इस्तेमाल करें। तो अगर उनके पास में वो नहीं होगा तो वो आपको लगता है कि मतलब सेल्फ डिफेंस वहाँ काम आता है? क्योंकि सेल्फ डिफेंस तो जैसे हमने भी किया अपने कॉलेज में, तो बहुत सारे उसमें बहुत सारे स्किल्स होते हैं, लेकिन वो स्किल उस समय पे इस्तेमाल कितना कर पाती है महिलाएं, क्योंकि मानसिक तौर पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब घर से निकल रही हैं तो घर के वो परेशानियां लेके निकलो, फिर कहीं काम करने जा रही हैं तो वहाँ की परेशानियां लेके आओ, तो माइंड पूरा टाइम ऑक्यूपाइड रहता है। तो उसमें कैसे काम करना चाहिए आपके अनुसार? देखिए महिलाएं जो हैं वो अपने आप में एक पावरफुल है, वो तो खैर है। हाँ। उनको इस चीज की जरूरत नहीं है, उनका माइंड हर जगह चलता है। ऐसे ही जब हमारा कैंप चल रहा था सेल्फ डिफेंस का,
तो टाइम पे कैंप के बाद हमारा जब सर्टिफिकेट दे दिए गए, हमारे चीफ गेस्ट आए हुए थे, तो उसके बाद किसी पार्क में ही किसी लड़के ने एक महिला को छेड़ दिया था, जो सेल्फ डिफेंस सीखने आई थी। उन्होंने मई के मई उसको एक सबक सिखा दिया और उसको पकड़ के हमारी टीम की जांच में, तो उनको पकड़ के हमने तुरंत उनको पुलिस के हवाले कर दिया, क्योंकि हमारे उस टाइम पे पुलिस के भी जो थे एसएचओ जो थे वो भी आए हुए थे। अच्छा। तो पुलिस जो है वो जो ट्रेनिंग हम देते हैं वो पुलिस के थ्रू देते हैं, और पुलिस ही वो बताती है, वो हर चीज उनको ट्रेनिंग में जब बता दिया जाता है कि किस तरीके के अगर अटैक होता है तो आपको उसका बचाव कैसे करना है, कैसे करना है। वो अच्छा। तुरंत उसी टाइम पे बता देती है। अगर कोई आपकी गर्दन पकड़े तो आपको क्या कैसे छुड़ाना है हाथ से, हाँ, कैसे को लूट करना है आपका हाथ पकड़ के, तो हर चीज होती है। अगर कोई पीछे के पकड़े तो कैसे आपको अपनी लाठी मारना है, कहाँ मारना है पैर से, तो वो सब चीजें वो बताते हैं ट्रेनिंग में। हमारा एक पॉइंट रह गया था एजुकेशन, वो हेल्थ। हाँ, स्टेट में हेल्थ रह गया था। हेल्थ आजकल का सबसे बड़ा इशू है महिलाओं के साथ, तो हेल्थ पे भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। उनके लिए हम लोग हेल्थ चेकअप कैंप लगाते हैं, अवेयर करते हैं महिलाओं को। बीच बीच में हम लोगों ने ट्रेनिंग भी महिलाओं को वो सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट किए, उसके बारे में हम लोगों ने बताया। हर कैंप होता है कि इससे जो सेफ शब्द है उससे महिलाएं इम्पावर हो जाएंगी। मतलब एजुकेशन, हेल्थ, सेल्फ डिफेंस, हेल्थ ट्रेनिंग और हेल्थ। उसके अलावा जैसे आप लोग जो हैंडमेड चीजें, हाँ, महिलाओं को, हाँ, वो ट्रेनिंग में आ जाता है। अच्छा। हाँ, तो कैसे करते हैं वो, आप कैसे मैनेज करते हो? ट्रेनिंग के लिए हम लोग ट्रेनर को बुलाते हैं। महिलाओं से हम पहले बात करते हैं कि वो क्या बनाने की इच्छा रखती हैं, क्या सीखना चाहती हैं, तो वो महिलाएं हमें बता देती हैं हम ये सीखना चाहते हैं, तो हम उसी हिसाब से फिर हम ट्रेनर को बुलाते हैं। महिलाएं निकल जाती हैं सीखने के लिए आसानी से? हाँ, थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन जब उनको समझाया जाता जो है। महिलाएं निर्भर है अपने हस्बैंड्स पे, वो निकल जाती हैं? हाँ जी, निकल आती है। और फिर उसके जब उनको सीखने को मिल रहा है, आगे उनकी इनकम होगी, उस सीखने को वो निकलेंगे। नहीं, तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे इनकम होने लग जाए तो हस्बैंड असुरक्षित महसूस करे? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। मतलब वो फिर हेल्पिंग हैंड बन के निकलती है। देखिए, परिवार को जब भी चलेगा, जब जो गरीब महिलाएं हैं उनका परिवार को जब भी चलेगा जब दोनों कमाएंगे, क्योंकि एक ही इनकम पे वो निर्भर नहीं रह सकती, क्योंकि बच्चे भी हैं उनके, तो उनको करना ही पड़ता है। अच्छा, चैलेंजेस क्या आते हैं, मतलब जैसे आप क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या समस्याएं सामने आती हैं जब ऐसे सामाजिक कार्य करते हैं? तो समस्याएं तो आती हैं, उनको सॉल्व भी किया जाता है थोड़ा बहुत। कई बार हमें जगह की प्रॉब्लम हो जाती है कि हमें जगह नहीं मिलती, और कई बार को महिलाओं को लेके आना भी एक बड़ा चैलेंज हो जाता है ट्रेनिंग में। तो उनको लेके आना, उनके टाइम पर उनको लेके आना, क्योंकि सुबह का टाइम होता है ट्रेनिंग का, तो उनको भी जो काम कर रही हैं दूसरों के घर में जाके, उनको भी टाइम निकालना होता है अपना। तो ये चैलेंज है, लेकिन को हमारी टीम मिलकर जो पूरा कर लेते हैं। अभी कोई ऐसी महिला है जो मतलब आगे बढ़ गई हैं और इनकम अर्न कर रही हैं? हाँ, कितनी महिलाएं हैं? अभी हमारे पास 5-6 महिलाएं हैं जो आगे बढ़ चुकी हैं। एक महिला को हमारी साबुन बना रही हैं, उनका पहचान मैं खुद कर रही हूँ, मैं ही देख रही हूँ अब। और वो बना रही हैं, डेकोरेटिव दिए हैं, कैंडल्स हैं, एक तरीके की चीजें वो बना रही हैं। उन्होंने ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग लेने के बाद उन्होंने अपना स्टॉल लगाया दिवाली पर मधु विहार में ही अपने, और उनकी जो कि करवा चौथ से धनतेरस तक उन्होंने कम से कम 5-6-7 हजार रुपये उन्होंने आराम से इनकम उनकी कमा लिए थे। अच्छा। हाँ, मतलब तो अपने से कर रही हैं, और मतलब वो अपने से कर रही हैं। अच्छा। हाँ, वो अपना घर भी देख रही है, अपने छोटे बच्चे भी देख रही है, उसके बाद ये काम भी कर रही है। एक खुशी होती है कि जब कोई महिला, क्या चेंज दिखता है, मतलब चेंज में वो क्या बोलते हैं आपसे? वो कहते हैं कि भाई वो हमारा पूरा सपोर्ट करते हैं। अगर जैसे मैं कह गई कि नहीं आज आपको यहाँ पे मेरे साथ चलना है, तो वो मना नहीं करते। हाँ, उनको लगता है कि मतलब फायदा है।
अभी आप एट प्रेजेंट मतलब और क्या क्या करवा रहे हैं अपने एनजीओ के द्वारा? एनजीओ के अलावा भी हमारा भारतीय जनता पार्टी में मेरा चल रहा है। मैं महिला मोर्चा सोशल मीडिया में सहसंयोजक हूँ और पार्टी के काम में जितना भी टाइम होता है अपने एनजीओ, घर और पार्टी, वो मैं पूरा देती हूँ। कैसे मैनेज होता है? ये को एक करना पड़ता है सारा मैनेज। अच्छा, क्योंकि महिलाएं पहले से हम जो लोग है- एक शेड्यूल बना लेते हैं, हमें पता होता है कि एक दिन हमें यहाँ पे जाना है, हम्म, तो उसी हिसाब से हम अपने सुबह जल्दी उठना है, घर का काम पहले निपटाना है, उसके बाद फिर जो काम है उसके लिए हम जाते हैं, तो मैनेज कर लेते हैं जैसा भी होता है पूरे दिन में। तो राजनीति में जैसे महिलाएं जाती हैं तो क्या मतलब क्या विजन होता है कि राजनीति में जाना है? आप कैसे गए राजनीति में? राजनीति में मेरा शुरू से ही एक कहते हैं, क्या बोलते हैं मुझे, मैं इच्छा है राजनीति में जाना है? राजनीति में नहीं, मेरी इच्छा थी कि मैं देश के लिए कुछ काम करूं। तो उसके लिए जब मैं राजनीति छोटी में- थी, जब से मेरी इच्छा थी कि नहीं मुझे देश के लिए कुछ करना है। तो राजनीति आपको लगता है जरूरी है उसके लिए? नहीं, राजनीति जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ समस्याएं ऐसी आ गई, क्योंकि मैं ये चाहती थी कि नहीं मैं सैनिक बनूं या मैं पत्रकार बनूं या मैं कोई डॉक्टर बनूं, तो जो भी होता है कि चूंकि हम ये सोचते हैं कि नहीं हमें ये करना है, तो कुछ फैमिली इश्यू हो गए, उसके बाद फिर थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ पढ़ाई में, तो अब के बाद फिर मैंने अपना एक एनजीओ बना लिया, पीएचडी तक की मैंने तैयारी की, और फिर के बाद मेरी तबीयत थोड़ा खराब हो गई, तो उस टाइम पे मेरा एनजीओ बन गया, तो मैं अपने एनजीओ में आ गई। तो एनजीओ में क्या, उसके पहले राजनीति का एनजीओ मेरा, कहाँ तक है, मतलब आपका कहाँ तक पहुंचा? अभी कितने साल से आप कर रहे हो? हमारे 8 साल हो गए एनजीओ को। 8 साल हो गए हाँ हैं। जी, तो उसके अंडर सारा आप हेल्थ एजुकेशन सब महिलाओं सब का मैंने, लेंगे? हाँ, सब हमारी महिलाओं टीम का? में ज्यादातर सारी महिलाएं हैं। फंड्स मैनेज हो जाते हैं? हाँ, हो जाता है। फंड मैनेज हो जाते हैं। ओके, तो लोग कैसा रिस्पॉन्स देते हैं एनजीओ को? जैसे मतलब आप ये सब काम कर रहे हो, कॉमन पब्लिक से क्या रिस्पॉन्स आता है जब वो देखते हैं? वो अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, सबका रिस्पॉन्स अच्छा आता है। अब मुझे ये बताओ कि महिलाएं जैसे अभी कुछ मतलब जैसे कथावाचक और ये सब लोग हैं, ये पुराने समय के समय के हिसाब से ये कहते थे कि महिलाएं घर में होती थी, महिलाओं का काम खाना बनाना भी नहीं होता था, महिलाओं का काम अपने मतलब सौंदर्य का संरक्षण करना, और जब युद्ध की वो आए, युद्ध का स्थिति आए तो तब युद्ध भी करने महिलाएं निकलती थी, और मैनेजमेंट सिर्फ जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, घर का मैनेजमेंट जो था वो महिलाओं के अंडर होता था। तो खाना बनाने से लेकर कोई गृहस्थ का काम जो है महिलाएं नहीं करती थी। और अब जैसे मतलब हम लोग कहते हैं कि सरकार है आत्मनिर्भर करना चाह रही है महिलाओं को, नौकरी करे पैसे कमाए, तो आप अपना विजन बताओ मुझे, कितना मतलब आपको लगता है कि महिलाओं को क्या आवश्यक है नौकरी करने की? अगर पुरुष कमा रहा है तो क्यों हम लोग पुराने सिस्टम में क्यों नहीं हमें जाना चाहिए? देखिए तो क्यों जरूरी है कि जैसे गरीब जो नहीं है वो भी तो काम कर ही रही है ना, जिनके हस्बैंड करोड़ों रुपए कमा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं काम कर ही रही हैं, अपने लिए कमा ही रही हैं, तो ऐसा क्यों आपको लगता है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर होना चाहिए? देखिए ऐसा है कि पहले टाइम पे महिलाएं जो कि घर के अंदर बंद रहती थी, उनको सिर्फ घर का ही काम करना है, हम वही बोल रहे हैं। वो बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन मुझे यह लगता है कि महिलाओं को बाहर निकलना चाहिए, खुद आत्मनिर्भर बनना चाहिए, खुद अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। लेकिन ऐसी क्यों है, स्थिति क्या है कि किस वजह से हम लोग ये, क्योंकि आज का टाइम आप भी देख रहे हैं कि तरीके के क्योंकि आजकल तो शादी के बाद डिवोर्स भी बहुत चल रहा है इस टाइम, तो टाइम पे महिलाएं क्या करेंगी, किस पर निर्भर रहेंगी? या किसी का हस्बैंड की मान लीजिए बाई चांस डेथ हो जाती है, उसका फैमिली है, बच्चे परिवार है, छोटे बच्चे हैं, तो वो क्या करेगी? अगर वो घर के अंदर बंद रहेगी तो वो क्या नौकरी करेगी या दूसरों के घर में जाके क्या काम करेगी? नहीं, डाइवोर्स अगर जो हो रहे हैं, क्या वो ऐसा तो नहीं है कि जो घर के बड़े हैं वो महिलाओं को नौकरी करता वो देख नहीं पा रहे?
क्योंकि वो पुराने सिस्टम के हैं और आज की महिलाएं ये चीज पढ़ी होती लिखी है, है और नौकरी वाली आती हैं, तो हो सकता है उनसे बर्दाश्त ना होता हो। ये चीज होती है आजकल के टाइम में है। जो पुराने जो लोग हैं तो वो वही अपना पुराना जो नियम है वही चला रहे हैं। उस टाइम पे वो नहीं पसंद क्या करते। डाइवोर्स के रीजन उसको मान सकते हैं? नहीं, डाइवोर्स का रीजन वो नहीं है। डाइवोर्स के रीजन और भी कई हो सकते हैं, पर वो डाइवोर्स का रीजन नहीं होगा। लेकिन आज की क्योंकि महिला, आज के टाइम पे शादी के पहले ये चीजें पहले ही तय हो जाती हैं। हाँ, कहने का मतलब नहीं, पहले तो खैर बहुत सारी चीजें तय होती है, लेकिन फिर भी डाइवोर्स होते ही हैं। कहने का मतलब ये है कि हम आत्मनिर्भरता के एक्सट्रीम तक तो नहीं पहुंच गए हैं कि बहुत ज्यादा आत्मनिर्भर भी होना ठीक नहीं है। नहीं, कहीं पे कोई ऐसा नहीं है। मतलब मैं तो सीमा। ये चाहती हूँ कि पहले जो मातृ प्रधान देश था ना, अब फिर से वो मातृ प्रधान देश बन जाए। अब पिता वो को पहले मातृ के समान वाला देश हमें आगे चाहिए। तो मतलब आत्मनिर्भर रहे महिला, आत्मनिर्भर रहना चाहिए महिलाओं को। अगर उनको लगता है कि वो काम करना चाहे बिल्कुल कर सकती है, वो तो महिलाओं के ऊपर निर्भर करता है। बहुत सारी वो जॉब जो है महिलाएं अनपेड करती है, मैं उसको जॉब कहूँगी। जैसे घर में खाना बनाना, और वो चलती, जो आपने हेल्थ की बात की, महिलाएं चलती चली जाती है, काम करती रहती है, खाना खाया नहीं खाया कुछ पता नहीं है, मिस हो रही हैं चीज़ें। क्या लगता है आपको उसमें भी कोई जागरूकता की जरूरत है महिलाओं को बताने की कि कई बार इनको बैठना भी है, लेटना भी है, वो उसमें बात भी जागरूकता करनी की है? जरूरत है, क्योंकि महिलाओं को टाइम पे खाना, आजकल के टाइम पे सभी को टाइम पे खाना खाना चाहिए। ये इसमें हम लोग महिलाओं को या सबको हम जागरूक कर सकते हैं कि वो हमारे लिए क्यों जरूरी है। वो उनके हेल्थ के जुड़ा हुआ मामला आ जाता है। क्योंकि टाइम पे खाना नहीं खाएंगे तो तबीयत खराब होगी। जब तबीयत खराब होगी तो वो काम कैसे करेंगे? तो अपनी हेल्थ इशू भी जो है वो पहले रखना चाहिए। तो मतलब अब जैसे कई घरों में क्या होता है कि अब थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग और करते हैं। कई घरों में क्या होता है कि महिलाएं बाद में खाना लेती हैं, हाँ, है ना, पहले सबको खिलाएंगी, फिर खुद जो बचा कुचा जो भी होगा वो खाएंगी। तो ये भी एक कारण मुझे लगता है जो उनके स्वास्थ्य को लेकर हानिकारक तो है, क्योंकि वो एक तो काम कर रही है फिजिकल, फिर वो मेंटली भी इन्वॉल्व है काम में, फिर उसको सबको खाना भी देना है, तो उसमें भी फिजिकल वो आ ही गया। तो उसे 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया कुछ नहीं खाए हुए, तो कितना असर पड़ता होगा सेहत पे और स्वास्थ्य पे। तो क्या आपको लगता है, मतलब क्या इसमें क्या सुधार होना चाहिए? आप, अगर आपके एनजीओ में ऐसी कुछ महिलाएं आती हैं, जो आपके एनजीओ में कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो क्या कहते हैं, ऐसे खाना खिला रही हैं और बस भाग रही है, इधर भाग रही है उधर भाग रही है, उनको आप कैसे समझाओगे? इसके लिए को उनको जागरूक करना पड़ेगा। इसके लिए जो बाद में स्पेशल खाने का ट्रेनिंग प्रोसेस उनको है। दी जाएगी कि किस तरीके के पहले आप अपना ध्यान रखें। जो टाइम है टाइम पे आप अपना खाना लें। कई बार होता है मैं भी बाहर आती जाती तो मेरा भी मिस हो जाता है, उसके लिए मुझे भी डांट पड़ती है। नहीं, तो शादी के बाद सिस्टम में आ जाते हैं ना, तब तो चीजें अलग हो जाती हैं। अब जैसे शादीशुदा महिला जो है उसके लिए तो मजबूरी है कि पहले उसको सब पहले बच्चे, देखिए पहले को बच्चे हाँ। इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर घर में छोटा बच्चा है तो पहले माँ कैसे खाना खा लेगी बिना बच्चे को खिलाए? नहीं, बच्चे की बात नहीं मैं कह रही हूँ, बड़ों की भी कह रही हूँ। बड़े, अगर मान लीजिए कोई बुजुर्ग है तो उनका भी बनता है कि पहले उनको खाना खिलाया, बच्चों को खिलाए, उनको खिलाए। वही मैं कह रही हूँ, इसी में ही कई जगह उसके बाद ही जगह उनको खाना खिला के उनको उसके बाद तुरंत ही अपना खाना खा लेना चाहिए। बीच में फिर ये नहीं कि आप कोई और काम में लग जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको खाना खिला के, अब घर में महिलाएं ठीक है, मतलब आपका ये कहना है कि सबको खाना खिला के खाना ठीक है। हाँ, अब घर में महिलाएं हैं और घर में बहुत सारे डिसीजन, बहुत सारे फैसले जो होते हैं वो घर के महिलाओं से पूछ के नहीं लिए जाते। हाँ जी। जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। घर की जो बड़ी महिलाएं हैं उनसे भी राय मशवरा लिया जाता था कि भाई ये आ रहे हैं, क्या बनाएंगे, क्या, कम से कम किचन का तो सब पूछा ही जाता था। आजकल वो सिस्टम है नहीं, आजकल सब मिक्स हो गया है। तो अब कई सारे घर आज भी ऐसे हैं जहाँ पे प्रॉपर्टी
जैसे जिसको हम सो कॉल्ड कहते हैं कि मर्दों के ही डिसीजन हो सकते हैं, जैसे घर के फाइनेंसेस, घर की मतलब प्रॉपर्टी के डिसीजन, फाइनेंसेस, गाड़ी लेनी कि नहीं लेनी, जो ज़्यादातर मर्द ही डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर महिला एक जो नौकरी भी कर रही है, काम भी कर रही है, घर भी संभाल रही है, बच्चे भी संभाल रही है, बड़े भी संभाल रही है, क्या आपको लगता है कि इन फैसलों में जो मर्दों तक रह जाते हैं, जैसे प्रॉपर्टी हो गया, पैसा हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ों पर मर्द ही डिसाइड करते हैं, तो आपको लगता है इस डिसीजन में कम से कम एक कंसेंट महिलाओं का होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और आजकल देखा, आप भी देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि अगर महिला के नाम पे प्रॉपर्टी होती है तो कुछ छूट जो है वो दी जाएगी। महिलाएं, आजकल आप भी देख रहे हैं कि देखिए, राशन कार्ड बनेगा तो वो महिलाओं के नाम पर बनेगा। प्रॉपर्टी होगी, आजकल के लोग जाकर महिलाओं के नाम पर ले रहे हैं। जब महिलाओं के नाम पर है तो फिर महिलाओं का डिसीजन होगा बाद में। नहीं, वो तो चलो ठीक है, सरकार क्या कर रही है वो एक अलग सिनेरियो है। बहुत सारी चीज़ें सरकार अच्छी करती है लेकिन लोग नहीं समझते हैं। हाँ। तो ये माइंडसेट की बात है कि आपके घर में आप महिलाओं के नाम से राशन कार्ड बना दीजिए, उसके बाद महिलाओं के हाथ में डिसीजन आएगा नहीं आएगा वो तो घर का फैसला हो गया ना, वो सरकार का नहीं हुआ। मैं वही पूछना चाह रही हूँ कि क्या वो फैसले आपको लगता है कि घर वालों को भी महिलाओं के हाथ में देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। ये वही पैटर्न आ गया जो पुरानी महिलाएं मैनेजमेंट करती थी। हाँ। तो ये वही पैटर्न है जो पैटर्न हमने छोड़ दिया, और बहुत सारे पैटर्न छोड़ दिए। तो आपके हिसाब से देना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ। और उसके अलावा जैसे अभी जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं जो आगे बढ़ रही हैं, जो स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, उसे आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब नारी शक्ति का बल वो कैसे ले? मतलब स्वतंत्रता की भी कैसे, कितनी सीमा होनी चाहिए और क्या होना चाहिए? देखिए, स्वतंत्रता जो है सीमा के अंदर ही अच्छी लगती है। अगर आप सीमा को पार करेंगे तो वो स्वतंत्रता नहीं रह जाती। हर क्षेत्र में अपना अलग ही एक स्वतंत्रता होती है। अगर मान लीजिए कि हमारी जो सेना है, सेना हमारी स्वतंत्र है, तो वो अगर उनको जैसे हमारे जो दुश्मन है उनको मारती हैं तो वो एक अच्छा है। लेकिन अगर हम लोग ये काम करें कि हम किसी और को जाके मारें, तो ये हमारी स्वतंत्रता नहीं है। इसके लिए हमें हमारे जो संविधान जो है उसमें हमें सजा का प्रावधान दिया हुआ है। तो एक तरीके की सीमा होती है हर क्षेत्र में। आप अगर उस सीमा में अगर आप काम करते हैं तो आपके फैसले भी अच्छे होते हैं और हर चीज में हमें आगे बढ़ने की वो भी रहती है प्रेरणा। अब आप जो है इस एपिसोड को हम लोग जैसे एंड करेंगे तो जाते जाते आप नारी शक्ति को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो आजकल की युवा लड़कियां हैं जो बिल्कुल वेस्टर्न मॉडर्न बहुत ज़्यादा हो रही हैं और इंडियन कल्चर की तरफ उनका रुझान घटता चला जा रहा है, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनके लिए यही कहूँगी कि महिलाएं हैं आगे बढ़ें, लेकिन अपनी सीमा भी रखें। हमें विदेशी पहनावा को नहीं अपनाना चाहिए। जो हमारा भारतीय पहनावा है वो बहुत अच्छा है, हम उसी में रहेंगे तो वो ज़्यादा हम लोगों के लिए सुटेबल रहेगा। और आगे अपना जो भी करना चाहती हैं महिलाएं वो आगे काम करें, आगे बढ़ें। आजकल हर क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ ही गए हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, उसमें भी पहले लड़के आगे, बल्कि फर्स्ट रहते कि आजकल लड़कियां टॉप कर रही हैं। चाहे हमारी सेना हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, राजनीति हो, सामाजिक हो, हर क्षेत्र में आपको महिलाएं नजर आएंगी। आज हमारी महिलाएं प्लेन भी उड़ा रही हैं, फाइटर प्लेन भी उड़ा रही हैं, ट्रेन भी चला रही हैं, बस भी चला रही हैं। सब काम आजकल महिलाओं के हाथ में है। ये देखकर बहुत अच्छा लगता है और हमें उसी तरीके के हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब एक चीज़ और जाते जाते पूछूंगे आपसे कि जैसा आपने कहा ना कि महिला सशक्तिकरण हो रहा है, हाँ। लेकिन दूसरी तरफ महिलाओं के साथ में जो दुर्व्यवहार है वो भी अभी चलता ही जा रहा है, वो भी कम नहीं हुआ। हाँ। अभी भी। तो ये जो
ये जो बैलेंस है वो कौन मिस कर रहा है? देखिए, महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, इसमें कुछ फैमिली की भी गलतियां होती हैं। हम्म जो पेरेंट्स होते हैं उनको अपने बेटे को समझाना चाहिए हम्म कि ये क्या चीज़ अच्छी है, क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए। हम्म अगर ये संस्कार जो है घर से निकले, हर एक लड़के को दिए जाए, तो हो सकता है कि आगे ये दुर्घटना जो होती हैं वो ना हो। ठीक है, चलिए, तो ये थे निकिता गुप्ता के विचार। ये आज के समय की लड़की है और अच्छा काम कर रही हैं और महिलाओं सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत जोर दे रही हैं। सेल्फ डिफेंस से लेके कई सारी चीज़ें जो है स्वतंत्र रूप से महिलाओं को और स्वतंत्र कर रही हैं। तो नारी शक्ति के 4 पॉइंट हाँ, हमारे एजुकेशन, जो 4 हेल्थ, पॉइंट जो सेल्फ डिफेंस और सेल्फ ट्रेनिंग, डिफेंस, एजुकेशन, ट्रेनिंग और हेल्थ। ये 4 चीज़ों से महिला सशक्तिकरण पे इनका जो ट्रस्ट है, अग्रिम ट्रस्ट, वो लगातार काम कर रहा है। तो आप भी अगर इनसे जुड़ना चाहें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ट्रस्ट के माध्यम से अगर आप भी कोई स्किलफुल ट्रेनिंग लेना चाहें तो ये ट्रस्ट जो है वो लगातार महिलाओं को ट्रेन कर रहा है और स्वतंत्रता उनको दे रहा है, साथ ही उनको एक सही मार्ग और सही दिशा भी दे रहा है। तो इसी के साथ नारी शक्ति के इस एपिसोड का हम अंत करते हैं। मैं चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कई ऐसी महिलाओं से मिलें, उन्हें जानें और पहचानें। साथ ही हम लोग बहुत सारे इवेंट्स भी कर रहे हैं जिसे आप लाइव देखेंगे हमारे चैनल पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिएगा भारत मेरे साथ।